A very good morning, dear students. Today we will start our second chapter, that is the growth of computer and software. Okay, so in this chapter we will discuss about the computer generation and the generation of computer languages. Okay, so the evolution of computers, it is categorized in generations. हमारे कंप्यूटर्स में जिस तरीके से उसे इवॉल्व किया गया उसे किस में कैटेगराइज किया गया है? जनरेशंस में कैटेगराइज किया गया है. सो द फर्स्ट इज जनरेशन 0, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स. Prior to the 1500s, a typical European business person used an abacus for calculations and recorded the result in Roman numerals. After the decimal numbering system finally replaced Roman numerals, a number of people invented devices to make decimal calculations even faster and more accurate. So, 1500 पहले 1500 साल पहले टिपिकल यूरोपियन जो बिजनेस पर्सन्स थे उन्होंने वो क्या यूज करते थे? एबेकस का यूज करते थे कैलकुलेशंस के लिए, और अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड में रखने के लिए वो किसका यूज करते थे? रोमन न्यूमरल्स का. ठीक है. फिर जब हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम आए तो उन्होंने रोमन न्यूमरल्स को रिप्लेस कर दिया. ठीक है. तो उन्हें कैलकुलेट करने के लिए, एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए कुछ डिवाइसेस का इन्वेंशन किया गया. ठीक है. Blaise Pascal developed a mechanical calculator called the Pascaline to help his father with his tax work. The Pascaline could do addition with carry and subtraction. It was probably the first mechanical adding machine device actually used for a practical purpose. So Blaise Pascal ने क्या डेवलप किया? मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया जिसका नेम था पास्कलाइन, और ये मशीन उन्होंने अपने फादर की हेल्प के लिए बनाया था कि वो अपने फादर किस में हेल्प कर सके, किस में यूज कर सके? टैक्स वर्क में यूज कर सके इस पास्कलाइन मशीन का. क्लियर? सो ये पास्कलाइन मशीन एडिशन करती थी विथ कैरी एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है. इट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग डिवाइस. और हमारी पास्कलाइन क्या है? एक फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग डिवाइस है. ओके. नेक्स्ट इज गॉटफ्रिड विल्हेम वॉन लेबनिज, अ नोटेड मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड अ कैलकुलेटर नोन एज स्टेप्ड रेकनर दैट could add, subtract, multiply and divide. None of these devices could be programmed or had memory. They required manual intervention throughout each step of their calculation. हमारी गॉटफ्रिड विल्हेम वॉन लेबनिज ने, जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या इन्वेंट किया? कैलकुलेटर का इन्वेंट किया जिसका नेम था स्टेप्ड रेकनर. ओके. स्टेप रेकनर उस कैलकुलेटर का नेम था, और ये स्टेप रेकनर क्या परफॉर्म करता था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. ओके. बट ये जितने भी मशीन्स इन्वेंट कर रहे होते हैं इनमें वो मेमोरी नहीं होती है. ठीक है. इसमें हम डेटा अपना सेव नहीं कर सकते हैं. तो जो भी कैलकुलेशन होती थी, जो भी रिजल्ट आता था, उन्हें वो मैनुअली सेव करते थे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग. बेबेज built his difference engine. The difference engine got its name because it is used a calculating technique called the method of differences. This machine was designed to mechanize the solution of polynomial functions and was actually a calculator, not a computer. Babbage also designed a general purpose machine called analytical engine. It was designed to be more versatile than his earlier difference engine. So, the father of computer is known as Charles Babbage. Charles Babbage कौन थे? हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं. ठीक है. सो इन्होंने इन्वेंट किया था डिफरेंस इंजन का. ओके. तो ये डिफरेंस इंजन किस लिए डिजाइन की गई थी? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड वाज एक्चुअली अ कैलकुलेटर, नॉट अ कंप्यूटर. तो ये डिजाइन किया गया था पॉलिनोमियल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए, और इसे हम कैलकुलेटर ही मानते थे, कंप्यूटर नहीं मानते थे. ओके. सो
Babbage also designed a general purpose machine called analytical engine. It was designed to be more versatile than his earlier difference engine. तो बाद में चार्ल्स बेबेज ने क्या इन्वेंट किया? एनालिटिकल इंजन इन्वेंट किया जो कि ज्यादा वर्सेटाइल था उनके डिफरेंस इंजन से. ओके, सो इन एनालिटिकल इंजन देयर आर सम की फीचर्स. तो एनालिटिकल इंजन में कुछ की फीचर्स चार्ल्स बेबेज ने दिए थे जो कि थे हमारे इनपुट स्टोरेज प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस. सो ये 5 की फीचर्स हमारे एनालिटिकल इंजन में थी जो कि किसने इन्वेंट की थी? चार्ल्स बेबेज ने. ओके, सो इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इनके ही एनालिटिकल इंजन से ही हमारे कंप्यूटर का मेन जो फंक्शन आज की डेट में हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, तो हमारे इनपुट स्टोरेज प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीजें हमारे आज की कंप्यूटर्स में भी अवेलेबल हैं. इसीलिए हम फादर ऑफ कंप्यूटर सिर्फ चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स relied on machine language, the lowest level programming language understood by computers to perform operations, and they could only solve one problem at a time. They used vacuum tubes and were often enormous, taking up to entire rooms. तो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स किसमें थे? किसमें रिलाई करते थे? मशीन लैंग्वेज में रिलाई करते थे. ठीक है, उनमें हम जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते थे वो सब किस में होते थे? हमारे मशीनरी लैंग्वेज में होते थे. और हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, और वो क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे. ओके, सो इन वैक्यूम ट्यूब्स के कारण हमारे जो कंप्यूटर थे वो पूरी रूम को फिल कर लेता था. ठीक है, वो क्या क्या करता था? पूरे एंटायर रूम को ही कवर करता था. They were very expensive to operate, and in addition to using a great deal of electricity, generated a lot of heat, which was often the cause of malfunctions. So हमारे ये कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे. ठीक है, और इनमें जो हम भी जब भी कोई कैलकुलेशन करते थे तो ये लॉट ऑफ हीट जनरेट करते थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे जब भी हम इन्हें इन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करते थे. क्लियर? द Atanasoft Berry computer ABC was a binary machine built from vacuum tubes. सो Atanasoft Berry कंप्यूटर क्या है? हमारी बाइनरी मशीन है जो किससे बनी है? वैक्यूम ट्यूब से. द ABC had some features in common with the general purpose ENIAC, electronic numerical integrator and computer, which was invented a few years later. सो हमारे ABC के जो कुछ फीचर्स हैं वो किससे सिमिलर करते हैं? किससे मिलते जुलते हैं? ENIAC कंप्यूटर से. ओके, which was invented a few years later. ENIAC is recognized as the first all-electronic general-purpose digital computer. This machine used 17,468 vacuum tubes, occupied 1,800 square feet of floor space, weighed 13 tons, and consumed 174 kilowatts of power. The ENIAC had a memory capacity of about 1,000 information bits, about 2010 digital decimal numbers, and used punched cards to store data. So हमारे जो ENIAC थे वो क्या है? हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर होते हैं. ठीक है, ये हमारे फर्स्ट जनरल पर्पस का डिजिटल कंप्यूटर है जो क्या कंज्यूम करते हैं? 17,468 वैक्यूम ट्यूब्स कंज्यूम करते हैं और 1,800 स्क्वायर फ्लोर का स्पेस कवर करते हैं. ठीक है, इनका वेट होता है 13 टन्स और 174 किलोवाट की पावर ये कंज्यूम कर लेते हैं. क्लियर? सो जो ENIAC की मेमोरी है उसकी कैपेसिटी है 1000 इंफॉर्मेशन बिट्स, एंड वो अपने डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? पंच कार्ड्स के थ्रू डेटा को स्टोर करते हैं. ओके, द ENIAC हैड शोन दैट वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स वर फास्ट एंड
feasible. So हमारे इननेक कंप्यूटर्स बहुत फास्ट और फिजिबल होते हैं हमारी किसी भी कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए. ड्यूरिंग द नेक्स्ट डिकेड वैक्यूम ट्यूब्स systems continue to improve and work commercial successfully. The UNIVAC and ENIAC computers are examples of first generation computing devices. So UNIVAC और ENIAC हमारे example है first generation computers के. Second generation computers, that is transistorized computers. हमारे second generation के computers कहलाते थे ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर्स. द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वॉज नॉट वेरी डिपेंडेबल. इन फैक्ट सम ENIAC detractors believe that the system would never run because the tubes would burn out faster than they could be replaced. Although system reliability wasn't as bad as they had predicted, vacuum tubes systems often experienced more downtime than uptime. In 1948, three researchers with Bell Laboratories, John Bardeen, Walter Hauser Brattain, and Bradford invented the transistor. This new technology not only revolutionized devices such as televisions and radios, but also pushed the computer industry into a new generation because transistors consume less power than vacuum tubes, are smaller, and work more reliably. The circuitry in computers consequently become smaller and more reliable. So, हमारे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का हम यूज कर रहे थे वो ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं थे. ठीक है, तो हमारे जो ENIAC कंप्यूटर्स थे वो ज़्यादा टाइम तक रन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके जो ट्यूब्स हैं वो ईजिली बर्न हो सकते थे, बहुत जल्दी बर्न हो जाते और उन्हें हमेशा रिप्लेस करते रहना पड़ता. ठीक है, इसीलिए 1948 में 3 रिसर्चर्स थे बेल लैबोरेटरीज के. कौन से? जॉन बार्डीन, वॉल्टर हाउस ब्रेटेन एंड ब्रैडफोर्ड. ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया ट्रांजिस्टर का. ओके, सो उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर्स में. सो इस नई टेक्नोलॉजी ने हमारी डिवाइसेस भी बनाए जैसे टेलीविजन्स, रेडियोस. ठीक है, और हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री को एक नई जनरेशन की तरफ लेके गई. ओके, बिकॉज ट्रांजिस्टर्स कंज्यूम्स लेस पावर देन वैक्यूम ट्यूब्स. सो ट्रांजिस्टर्स कम पावर कंज्यूम करते थे एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स और ये स्मॉलर भी होते थे और हम इजीली उसमें वर्क कर सकते थे. ओके, सो despite using transistors, computers of this generation were still bulky and quite costly. Typically, only universities, governments, and large businesses could justify the expense. Nevertheless, a plethora of computer makers emerged in this generation. IBM, Digital Equipment Corporation, DEC, and UNIVAC, now Unisys, dominated the industry. So हमारी एडवांटेजेस क्या थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के? कि ये कम पावर को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, और ये स्मॉलर होते हैं हमारे एज कंपेयर टू दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. बट इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे क्योंकि ये थे कि अभी भी ये क्या थे, बल्कि थे और क्वाइट कॉस्टली भी थे. ठीक है, अभी भी ये एक्सपेंसिव थे और इनका साइज बहुत बल्कि था और इन कंप्यूटर्स को सिर्फ यूनिवर्सिटीज या कोई बड़ी बिजनेसमैन्स या फिर गवर्नमेंट ही इन्हें यूज कर सकती थी क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द थर्ड जनरेशन 1964 to 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर्स. सो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके, the second generation computers were well suited to do either scientific or non-scientific applications but not both. Thus, in 1964, IBM announced the System 360 family of mainframes where each processor had a set of large built-in instructions. Some of these instructions could be
used effectively for scientific calculation while the others were more suited for record-keeping applications. The computers in this generation use the technology of integrated circuit, that is also known as IC. So, जो हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उन्हें या तो हम साइंटिफिकली यूज कर सकते थे या फिर नॉन साइंटिफिक एप्लीकेशंस ही उनमें रन कर सकते थे. क्लियर. थस इन 1964 में IBM एक कंपनी है, उन्होंने क्या अनाउंस किया, मेन फ्रेम के 360 फैमिली की एक सिस्टम बनाई, ठीक है, जिसमें हर प्रोसेसर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे और पहले से फीड होंगे. उन हर प्रोसेसर में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से ही इनबिल्ट होंगे और वो इंस्ट्रक्शंस किस लिए यूज किए जाएंगे, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज किए जाएंगे. एंड सम अदर वर मोर सुटेड फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एप्लीकेशंस, और कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होंगी, ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जिनमें हम अपने रिकॉर्ड को स्टोर कर सकें. ओके, द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो ये कंप्यूटर्स क्या यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे, जिन्हें हम कहते हैं ICs. सिंस द ICs वर स्मॉल इन साइज, देयर was a further reduction in the size of these computers. The real explosion in computer use came with the integrated circuit generation. So, इन ICs की वजह से हमारे इन कंप्यूटर्स, हमारे जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो और भी ज़्यादा स्मॉलर हो गए. ठीक है, तो हमारा मेन क्या था इस कंप्यूटर में, इस जनरेशन में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट का आना. ओके, सो हमारे ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किसने किया, इंटीग्रेटेड सर्किट ने रिप्लेस किया. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टुडे यू हैव टू डू only one question answer in your notebook. Okay, so first of all, write down chapter's name, the growth of computer and software. Answer the following questions. Question number 1 is, do you think that software and hardware are interdependent on each other? Explain. Okay, so here the question is asking you that what you think, software and hardware interdependent on each other or not? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है. ओके, सो आप जो भी सोचते हैं, इफ यस यू हैव टू एक्सप्लेन इट, एंड इफ नॉट सो ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ओके, सो बेसिकली वी ऑल नो दैट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ओके, सो विदाउट सॉफ्टवेयर वी cannot control our hardwares, and without hardware we cannot run our softwares. हम बिना हार्डवेयर के अपने सॉफ्टवेयर्स को रन नहीं करवा सकते और बिना सॉफ्टवेयर्स के हम अपने हार्डवेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, सो हियर वी हैव टू राइट आंसर. यस, वी थिंक दैट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. एसेंशियली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, एंड विदाउट हार्डवेयर वी कैन नॉट रन एनी सॉफ्टवेयर. और बिना हार्डवेयर के हम कोई भी सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते. ओके, in order for a computer to effectively manipulate data and produce useful output, its hardware and software must work together. So, हम डेटा को effectively manipulate करते हैं और एक meaningful result produce करते हैं. ओके, सो ये हमारा वर्क कैसे accomplish होता है, with the help of hardware and software. जब हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ वर्क करते हैं, ओके, तभी हम इस वर्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं. ओके, सो यस, वी थिंक दैट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एसेंशियली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड विदाउट हार्डवेयर वी कैन नॉट रन एनी सॉफ्टवेयर. इन ऑर्डर फॉर अ कंप्यूटर टू इफेक्टिवली मैनिपुलेट डेटा एंड प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट, इट्स हार्डवेयर software must work together. Clear? So dear students, today you have to do this question answer in your notebook, and further topics of this chapter we will discuss in the next video.
That's all for today. Thank you. Have a good day.